सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय। तो पहले मैं उनके जीवन से संबंधित मुख्य मुख्य बातें आपको बता देती हूँ, फिर उनके जीवन में बाकी बातें बाद में करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले उनका जन्म और स्थान। जन्म कब हुआ? सन 1866 ईस्वी में उनका जन्म काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां पर हुआ। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समकालीन कवि थे। उर्दू फारसी के बड़े ही अच्छे ज्ञाता थे, हिंदी के भी वो विद्वान थे। और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो 1891 ईस्वी में वाराणसी के क्वींस कॉलेज में इन्होंने बीए पास किया। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो स्कूलों में हुई इनकी, और बीए जो इन्होंने जो वाराणसी में क्वींस कॉलेज है वहां से पास किया। उसके बाद इन्होंने एमए फारसी में दाखिला ले लिया, परंतु उसी बीच इनकी माताजी का निधन हो गया, जिस कारण इनका एमए पूरा नहीं हो सका। और फारसी भाषा में लिया था इन्होंने, क्योंकि उर्दू फारसी इन्होंने शुरू से ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था, तो इस कारण फारसी में एडमिशन लिया था। उसके बाद पढ़ाई तो उनकी बीच में रुक गई। उसके बाद जो इन्होंने कार्य क्षेत्र संभाला, यानी वो काव्य के क्षेत्र में गए, क्या क्या किया, कैसे किया। सबसे पहले तो सन 1900 ईस्वी में आवागढ़, जो एटा जिले में पड़ता है, एटा जिले में आवागढ़ नामक स्थान है, वहां पर खजाने के निरीक्षक बनाए गए। तो वहां खजाने के निरीक्षक बनाए जाने के बाद सन 1902 में इन्होंने वहां त्याग पत्र दे दिया, यानी वहां की नौकरी छोड़ दी। और सन 1902 में वे अयोध्या के नरेश थे, जिनका नाम था प्रताप नारायण सिंह। तो वहां प्रताप नारायण सिंह के ये निजी सचिव के पद पर चुन लिए गए। तो वहां पर वो कार्य करते रहे। कुछ समय बाद नरेश जो थे, प्रताप नारायण सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद महारानी उनके पद पर बैठी। फिर ये महारानी के साथ भी वो निजी सचिव के पद पर काम करते रहे सन 1928 तक। सन 1928 तक लगातार उन्होंने वहां काम किया। उसके बाद जब वहां से ये कार्य मुक्त हुए, फिर ये इधर उधर घूमते रहे, भ्रमण किया इन्होंने भारत के बहुत स्थानों का, जो साहित्य जो हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, तीर्थ स्थलों पर गए। उसके बाद ये उसी के साथ साथ इन्होंने बीच बीच में जो और अपने कार्य संभाले, हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये सभापति भी रहे हैं, और नागरी प्रचारिणी सभा के ये संचालक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। ये इनकी मुख्य चीजें कुछ मैं बता चुकी हूँ, आप इन्हें साथ साथ नोट करेंगे। उसके बाद जो आगे की जानकारी है मैं इसे रफ करूंगी, आप इसको नोट करें, आगे बताती हूँ फिर। तो इसके साथ ही ये संपादक भी रहे। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, साहित्य सुधानिधि और सरस्वती पत्रिका। इन 2 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। उसके पश्चात इनका निधन हो गया सन 1932 ईस्वी में हरिद्वार में। वहां जाकर के इनके मृत्यु हुई। उसके बाद ये तो इनकी मुख्य जानकारी। उसके बाद इनकी रचनाएं यानी कृतियां आती हैं। तो रचनाओं में इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही तरह की रचनाएं की हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पद्य के ही इन्होंने ज़्यादा लिखा है, पद्य के ही ये मुख्य कवि रहे हैं। तो इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हिंडोला जो इनकी रचना है, इसमें 100 रोला छंद लिखे गए हैं, जो कि एक आध्यात्मिक है और श्रृंगार परक है, निबंध काव्य है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है ये। उसके बाद दूसरी इनकी रचना आती है हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र जो है 4 सर्ग का है, यानी 4 भागों में विभक्त है, खंड काव्य है ये। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है सत्य हरिश्चंद्र, जो उनका नाटक है, उस नाटक पर ये आधारित है। उसके बाद कल काशी आता है। कल काशी में 142 रोला छंद लिखे गए हैं। ये एक प्रबंध काव्य है, और जो काशी नगरी से ही, जो धार्मिक काशी नगरी है, उसी से संबंधित है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाया, ये अपूर्ण रूप में ही हमें उपलब्ध है। उसके बाद श्रृंगार लहरी जो है,
इसमें 168 कवित सवैये लिखे गए हैं, यानी कवित सवैया जो छंद होता है उस छंद में ये लिखा गया है और ये एक श्रृंगार परक रचना है। उसके साथ आगे की रचनाएं और देखते हैं हम। देखते हैं गंगा लहरी और विष्णु लहरी, ये इनकी दो रचनाएं और हैं जो 52 छंद जिसमें लिखे हुए हैं और ये भक्ति काव्य का ग्रंथ है ये। और उसके बाद उनका आता है रत्नाष्टक। रत्नाष्टक में क्या है, देवताओं महापुरुषों का और षड ऋतु, षड कहते हैं छह ऋतुओं का वर्णन किया गया है इसमें, और जिसमें 16 अष्टक हैं। उसके बाद वीराष्टक आता है इनका। इसमें ऐतिहासिक जितने भी वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, उनसे संबंधित इसमें 14 अष्टक है। 14 अष्टकों का वो संग्रह है एक। और उसके बाद प्रकीर्ण पद्यावली है। प्रकीर्ण पद्यावली में उनके फुटकर छंद लिखे गए हैं। और फिर है गंगावतरण। गंगावतरण में 13 सर्गों का, ये 13 सर्ग है यानी 13 भाग हैं उनका, ये एक प्रबंध काव्य है जिसमें गंगा का अवतरण, धरती पर उतरने का वर्णन किया गया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है ये। उसके बाद आता है उद्धव शतक। उद्धव शतक जो है घनाक्षी छंद में लिखा गया है। यह प्रबंध मुक्तक दूत काव्य है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उद्धव को दूत बना करके गोपियों के पास ब्रिज में भेजा है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। उसके बाद ये तो इनके जो रचनाएं थी मैंने उनके बारे में बताया। उसके बाद इनकी भाषा देखते हैं। भाषा इनकी उर्दू, फारसी, ब्रिज भाषा और हिंदी भाषा रही है। और शैली जो है इनकी अलंकृत शैली है, गद्यात्मक शैली है। बड़ा ही सुंदर ये चित्रण प्रस्तुत करते थे अपनी शैली का। ऐसा लगता है बिल्कुल आंखों के समक्ष ही प्रस्तुत हो गया है चित्र। तो ये तो इनकी मुख्य चीजें मैंने बताई। भाषा, शैली, अलंकार और रस वगैरह का इन्होंने यथास्थान प्रयोग किया है। और एक चीज और इनके बारे में अब मैं बताना चाहूंगी। रत्नाकर जी जो हैं वो आधुनिक काव्य धारा की उपेक्षा करके उन्होंने जो भक्तिकालीन काव्य का समन्वय करके अपने काव्य की रचना की है उन्होंने। उनके विषय में कहा जाता है कि रत्नाकर जी के काव्य का जो शरीर है वो तो रीतिकाल का है और आत्मा भक्ति काल की है, यानी वो भक्ति से ओतप्रोत थे, लेकिन उन्होंने रीतिकाल का आश्रय लेकर काव्य रचना की। और आधुनिक काव्य धारा में वो ब्रिज भाषा के अंतिम कवि थे, क्योंकि उन्होंने आधुनिक समय में आधुनिक काव्य धारा की उपेक्षा करके ब्रिज भाषा में काव्य रचना की। और वो अंतिम कवि थे जिन्होंने आधुनिक युग में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया। जो ये रत्नाकर जी थे वैसे बहुत ही विद्वान थे। इन्हें उर्दू, फारसी और हिंदी, ब्रिज भाषा, दर्शन शास्त्र का, संगीत का, आयुर्वेद का, ज्योतिष शास्त्र का बड़ा ही अच्छा ज्ञान था। बहुत ही अच्छे विद्वान थे वो अपने समय के। और उन्होंने जो प्रारंभ में जब अपनी कविताएं या अपना काव्य लिखना आरंभ किया वो लिखा उन्होंने उर्दू फारसी में, लेकिन बाद में फिर वो उर्दू फारसी को छोड़ करके ब्रिज भाषा में और हिंदी में काव्य रचना करने लगे थे। तो पद्य ही उनका मुख्य काव्य का साधन रहा है। वैसे उन्होंने गद्य में भी लिखा है, लेकिन पद्य में ही वे विशेष सफल हो पाए थे। इस तरह से ये जो रत्नाकर जी हैं उनकी जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। ये जीवन परिचय से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी बता दी है मैंने। बाकी आप अपनी किताबों में देखेंगे और भी ज़्यादा जानकारी आपको मिल सकती है। तो इसी के साथ हमारा आज रत्नाकर जी का जीवन परिचय पूरा हुआ। धन्यवाद।